गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो चैप्टर था हमारा प्लानिंग, और वीडियो थोड़ा उसका लंबा हो गया, लेकिन उसको देखना ज़रूर, क्योंकि वो शायद एक ऐसा चैप्टर है जो सीधा आपका 5-6 नंबर में आता है और डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझने के लिए। इसलिए मैंने उस पर अलग अलग करके थोड़े थोड़े टाइम के लिए 3 वीडियो बनाई है। आप उसको ज़रूर देखिए, प्लानिंग चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका मेन थ्योरेटिकल है, फिक्सचर कैसे बनाना है, कैसे बाय देनी है, वो सब मैंने आपको उसमें बताया गया है। लीग का फिक्सचर कैसे बनेगा, नॉकआउट का फिक्सचर कैसे बनेगा, राउंड रोबिन टूर्नामेंट किसको बोलते हैं, फिर लीग में भी स्टेयरकेस मेथड से कैसे बनेगा और साइक्लिक मेथड से कैसे बनेगा। और इसमें से डेफिनेटली बच्चों आप लोग एक बड़ा क्वेश्चन नॉकआउट फिक्सचर का आप ज़रूर सीबीएसई 12th के बोर्ड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीबीएसई से 5 नंबर या 6 नंबर में आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन का आ जाता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सीबीएसई ने इस बार निकाल दिया है ड्यू टू द पेंडेमिक। जो आपका बचा है मेन हाईलाइट करके मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ आपको साथ में दूंगा, पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। साथ में आपको जो लाइब्रेरी से सपोर्ट मटेरियल मिला है उसको बेटा ज़रूर पढ़ना है। बेसिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने लिखा है इतना भी लिख दोगे इट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आप सपोर्ट मटेरियल से पढ़ते हैं, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है वगैरह है, वो आप देखेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग का है, उसकी वीडियो मैंने आपको दे दिया, वो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो इसी को देखेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। सेकंड चैप्टर आपका न्यूट्रिशन है बेटा, हिंदी में क्वेश्चन बोलते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, मेन जो क्वेश्चन बनता है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताइए, या फिर कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सीधा क्वेश्चन यही है, सीधा ऐसे ही लिख देना। न्यूट्रिशन मतलब पोषण क्या है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड को खाते हैं, और फूड के अंदर जो भी एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस है, मतलब जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं पोषक तत्व, मतलब न्यूट्रिएंट्स। फूड को लेना और बॉडी के द्वारा उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना ही पोषण है। ये पूरी प्रोसेस को पोषण बोला गया है कि आप फूड को लीजिए, उसके अंदर जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी उनको कंज्यूम कर लेती है, तभी तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। काम कैसे कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप बताइए। बेटा ये याद रखना, न्यूट्रिएंट्स के टाइप 2 होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम से पता लग रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो का मतलब ये वो न्यूट्रिएंट्स है, वो पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा आप जिनकी ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी को आवश्यकता है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता आपकी बॉडी को कम मात्रा में है। ठीक है, हिंदी में ये बृहद पोषक तत्व होता है और ये सूक्ष्म पोषक तत्व, मैक्रो और माइक्रो। फिर याद रखना है मैक्रो में कौन कौन से आते हैं। बेटा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बना के आपको लिखना पड़ेगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स। फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आती सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखेंगे। देखो जब भी किसी भी आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उसके बारे में आप और कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो लिखते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ, और वो काफ़ी चेक करने वाले के लिए भी इजी रहे, उसको भी जो चाहिए वो आप उसको दे रहे हैं तो वो आपको पूरे नंबर देता है। अब वो क्या है, पहले तो आप ये बताइए, आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख रहे हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगर ये अलग अलग टाइप का होता है तो वो कौन कौन से टाइप है। चौथी चीज़, ये मिलता किससे। अगर ये 4 चीज़ आप लिख देते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। वही सब मैंने लिखा है। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट थिंग, इसका कंटेंट आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट कंटेन व्हाट, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। फिर इसका फंक्शन आप लिखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट
प्रोवाइड्स एनर्जी टू योर बॉडी, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट करता है। तीसरी चीज, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा फिर बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक सिंपल है जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जैसे एक सिंपल एक रस्सी है जिसमें एक गांठ है, खोल दिया खुल गई। एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपने 3-4 गांठ लगा रखी है, वो खोलनी मुश्किल है। बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, जनरली आपके मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये मिलता कहाँ से है, ये आप अपने नोट्स में देखेंगे, बुक में देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिलता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेकेंड, प्रोटीन पे चलते हैं। अब प्रोटीन का कंटेंट क्या है? प्रोटीन में बेटा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस नाइट्रोजन है। एक अकेला प्रोटीन ही ऐसा है जिसमें इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। ये याद रखना बेटा, कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो सिर्फ प्रोटीन में होगा। काम क्या है इसका? आपकी मसल्स की ग्रोथ के लिए और जो टिश्यूज आपके डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्लस एनर्जी भी देता है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं देता, सिर्फ मसल्स को डेवलप करता है या रिपेयर करता है, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? वैसे तो हमें सबको पता है, अंडे से, मीट से, दूध से, लेकिन ये आप अपने सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे और लिखेंगे कि प्रोटीन मिलता कहाँ से। ये मैंने सब इसलिए छोड़ा है ताकि आप इनको अपने होमवर्क की तरह लें। थर्ड, फैट। सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा फैट में होती है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी फैट। याद रखना, फैट 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, ये फिर थोड़ा फर्दर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी के लिए इतना याद रखिए, 2 तरीके का फैट होता है, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मिलेगा कहाँ से? सबको पता है, तली हुई चीज़ों में मिलता है, ज़्यादा घी खाने से, बटर खाने से, इन चीज़ों में फैट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, फैट की मात्रा बिल्कुल शरीर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं बेटा विटामिन। अब ये तीनों हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं यहाँ पर। जहाँ समझ में नहीं आए दोबारा पीछे से देख लो, पोज करके आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में है। एक विटामिन हो गया, एक मिनरल हो गया। पहले बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स को फिर आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होगा और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा। फैट सोल्यूबल विटामिन बेटा जो फैट में ही घुलेंगे, तो अगर आपकी बॉडी में फैट की मात्रा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ फैट में घुल के ही आपको मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। सेम थिंग विद द वाटर सोल्यूबल। बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल के ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ए, डी, ई, के ये सभी फैट सोल्यूबल है। अब इन विटामिन के बारे में आप क्या लिखेंगे? विटामिन के बारे में सबके बेटा साइंटिफिक नेम याद रखिए, सीधा आपका 1 नंबर वही है। विटामिन का साइंटिफिक नेम, वो आपकी बॉडी के लिए क्या काम करता है, मिलता कहाँ से है, और उसकी कमी से क्या आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिए हर विटामिन के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, ये आप बुक में देखेंगे। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बेटा रेटिनोल याद रखेंगे। आइज़ में रेटिना होता है, उसी से इसका नाम रेटिनोल याद रखना है, क्योंकि ये आइज़ के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी हो जाता है, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद अगला आता है विटामिन डी। फैट सोल्यूबल पहले कर रहे हैं, मैं जिन पर टिक लगा रहा हूँ ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। जिन पर डबल टिक लगा रहा हूँ ये वाटर सोल्यूबल है। तो अगला फैट सोल्यूबल आ गया विटामिन डी। विटामिन डी बेटा कैल्सीफेरॉल, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है।
रिकेट मतलब हड्डियों की बीमारी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। छोटे बच्चों में रिकेट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चों को धूप में बिठाओ, तो क्योंकि सनलाइट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, आप सबको पता है। और विटामिन डी सनलाइट के अलावा कहाँ कहाँ से मिलता है ये आप देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन ई। विटामिन ई के गलती लिखती है सी। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम बेटा टोकोफेरोल, ठीक है। टोकोफेरोल आप देखेंगे बॉडी में क्या काम करता है और मिलेगा कहाँ से। मेन क्या है, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी से मेरा मतलब है बेटा बांझपन। बांझपन महिलाओं के लिए उसको बांझपन बोलते हैं और पुरुषों के लिए उसको नपुंसकता बोलते हैं। बांझपन से सीधा मतलब है कि a female is not able to reproduce a baby, same thing with the male, a male is not able to reproduce a baby तो उसको बांझपन बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से ये इनफर्टिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद विटामिन के लास्ट है। विटामिन के आप देखेंगे कहाँ से मिलता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी मतलब कमी से, विटामिन के की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता जल्दी से। और हाँ, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता बेटा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे ब्लड में एक चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। वो थ्रोम्बोसिस जब कम बनने लग जाते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, और वो थ्रोम्बोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून का जमाव बंद हो जाएगा, मतलब अगर कट गया तो खून बहता ही रहेगा, वो जमेगा नहीं जल्दी से। याद ये रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से इनफर्टिलिटी, ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। अब बच गई ये दो, बी और सी, वाटर सोल्यूबल। ये दोनों वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी बहुत कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी में बेटा B1, B2, B3, B4, B12 तक बहुत सारे विटामिन है विटामिन बी के अंदर। मेनली इन सब के साइंटिफिक नेम लिख देना, और साइंटिफिक नेम लिखने के बाद जनरली जिससे विटामिन B1 मिलेगा उससे उसी से B2 भी मिल जाएगा, B3 भी मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, इन सब के सोर्स एक जैसे हैं, ठीक है। सपोज आपने लिख दिया, बुक में देखा है कि भाई मिल्क से विटामिन B1 मिलता है, तो आप B2 के लिए भी मिल्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनके साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। विटामिन B1 का नाम होगा थायमीन, थायमीन याद रखना बेटा। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, ठीक है। रिवाइज करो मेरे साथ, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, ठीक है। विटामिन B5, B4 नहीं होता है, B5 होता है फिर सीधा। B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 कोबाल अमाइंस, ठीक है। अगर कुछ के नाम याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जितनों के याद रहे वो जरूर लिख देना। लेट अस रिवाइज अगेन। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B12 कोबाल अमाइंस, B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, ठीक है, बेरीबेरी ये रोग होता है, ये हो जाता है। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। जनरली आपको याद क्या रखना है कि एक तो ये मिलेंगे कहाँ से, देखो अगर कुछ भी याद नहीं रहे कि सोर्स क्या है, तो एक चीज़ तो याद रखना, कम से कम जो दूध होता है ना, दूध, मीट, फिश, एग, ये 3 ग्रीन वेजिटेबल्स, ये कुछ सोर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लगभग सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इनको रैंडमली याद भी नहीं रहे तो किसी में भी अगर लिख दोगे तो वो लगभग ठीक ही होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की डेफिशिएंसी से रिकेट, ई की कमी से इनफर्टिलिटी, ठीक है। साइंटिफिक नेम याद रखना है, विटामिन ए रेटिनोल, B1 का थायमीन, सी का एस्कोर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का ब्लड क्लॉटिंग। तो
ये तो हो गए बेटा विटामिन। ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो देखो, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन विद कार्बोहाइड्रेट्स, वी आर डन विद फैट, वी आर डन विद प्रोटीन, ठीक है। नाउ कम टू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वी आर डन विद विटामिन्स। नाउ टर्न कम्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स बेटा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने 3-4 मिनरल जरूर याद रखने हैं, जिनको हम मतलब बिना बुक में पढ़े भी याद रख सकते हैं। अगर सारे आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ नॉट मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उनको याद रखना। मिनरल्स में सबसे पहले याद रखना आयरन, ठीक है, आयरन सब याद रख सकते हैं। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है। ब्लड जो रेड है इसकी वजह से है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जनरली इंडिया में देखोगे तो वुमेन्स एनीमिया से सफ़र करती हैं। इंडिया में मैक्सिमम वुमेन को एक उम्र के बाद एनीमिया होता ही है, ठीक है। उसका एक दूसरा रीज़न भी है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आयरन के बाद दूसरा आप याद रखो कैल्शियम। कैल्शियम आपको सबको पता है, आपकी जो बोन्स हैं कैल्शियम उनमें है, आपके दांत हैं कैल्शियम उनमें है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीथ इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्ड कोई चीज़ है हमारी बॉडी में तो हमारे दांत है, और उसमें कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियों की कमजोरी, दांतों की कमजोरी, ठीक है। ये विटामिन, ये सॉरी आयरन के बाद कैल्शियम। तीसरा आपने याद रखना है मेन एक आयोडीन। आयोडीन आपको सबको पता है, पहले एडवर्टाइजमेंट भी आते थे, नमक में आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर आयोडीन नहीं होता है बेटा तो आपको गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब यहाँ पे होता है, गले में जो घेंगा हो जाता है, ठीक है। थायराइड होता है, थायरोक्सिन हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए आयोडीन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके कुछ विटामिन हो गए, कुछ मिनरल्स हो गए, ठीक है। जो मैंने छोड़ दिए हैं वो ऐसे हैं, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, और इन केस कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है। विटामिन मिनरल, इसके बाद इसमें कुछ 2-4 छोटी छोटी टर्म है। जैसे एक तो है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो होती है बेटा जिसमें, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया, पहले ये समझोगे तो बैलेंस डाइट आराम से बता दोगे। आपकी डाइट में देखो ये सब होनी चाहिए, तभी तो मैंने पढ़ा है, कार्बो, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। अगर ये सब सही मात्रा में है आपकी डाइट में तो वो बैलेंस डाइट है, अन्यथा नहीं है। सीधी सी बात ये है, सभी पोषक तत्व तो अगर सही मात्रा में है तो बैलेंस डाइट है, नहीं तो नहीं है। All the nutrients, be it macronutrients, be it micronutrients, they should be in the correct proportion in your diet. Then only your diet can consider as a balanced diet. Otherwise, no. A big no. Balanced diet. इसके बाद इन सभी को बोलते हैं बेटा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, क्योंकि इनमें सभी में ये सभी आपको न्यूट्रिशन देने वाले हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो नॉन न्यूट्रिटिव, वो हमारे फूड में होते हैं लेकिन वो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। जैसे हम सब्जी में कोई कलर डाल देते हैं उस सब्जी का कलर अच्छा करने के लिए, तो कलर आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। शेक बनवाते हैं, जूस वगैरह पीने जाते हैं, वहाँ भी कलर का प्रयोग होता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, वो उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब हो गया। एक इसमें याद रखना आपने BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स बेटा पहले तो फॉर्मूला याद रखो, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइट आपकी मीटर में होगी, सपोज मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, अगर मैं 6 फुट का हूँ तो 180 सेंटीमीटर लगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वैसे ही बता रहा हूँ, इट इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सपोज माई हाइट इज़ 6 फीट, तो इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर, you will come to a conclusion that my height is 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.80 आ जाएगा, तो नीचे आएगा 1.80 इंटू 1.80, ऊपर आ गया वेट, ठीक है। वेट मान लो 80 किलो है, ठीक है, नीचे 1.8 इंटू 1.8 जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, अगर वो बेटा 18 से 25 के बीच में आता है
ये याद रखना है। अगर वो 18 से 25 के बीच में आता है तो आप फिट हो, ठीक है, आपका वेट, आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, आपका वेट ठीक है। 18 से अगर कम चला गया, ठीक है, सपोज 18 से कम चला गया BMI, 18 से कम चला गया तो अंडर वेट हो, ओके, मतलब आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर 25 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, 25 से ज़्यादा आ गया, आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो, आपको कम करने की आवश्यकता। और लास्ट एक कैटेगरी होती है 29-30, अगर 29-30 के अबोव जा रहा है तो आप ओवरवेट नहीं, आप बल्कि मोटापे के शिकार हो, ओबेसिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। कल हम दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये बेटा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये इसके कंपोनेंट है। और फिक्सचर कैसे बनाना है वो ज़रूर देख लो। इसमें नीचे आपको जब वीडियो देखोगे, अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।